नमस्कार दोस्तों। और अनदेखी कहानियां पॉडकास्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने के बाद शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। यह कहानी है विश्वासघात, प्रतिशोध और एक भटकती आत्मा की, जो एक गांव के पुराने पीपल के पेड़ से जुड़ी है। जी हाँ, स्पीकर एक। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक वास्तविक घटना बताई जाती है जिसने उस पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। कहानी सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों कुछ जगहों पर रात ढलते ही सन्नाटा छा जाता है और क्यों कुछ पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते। और इस कहानी का केंद्र है एक अनुभवी तांत्रिक, जिसने अपनी जिंदगी ऐसी अनदेखी शक्तियों से लड़ने में बिता दी है। उनका सामना हुआ एक ऐसी आत्मा से जो सदियों से अपने बदले की आग में जल रही थी। यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, यह एक भावनात्मक उथल-पुथल की भी कहानी है। बिल्कुल सही कहा स्पीकर तीन। तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। ये बात है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था गांव की सरहद पर। लोग कहते थे, उस पेड़ पर कुछ तो है। रात में वहां से अजीब आवाजें आती थीं, पर कोई उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। हाँ, ऐसे पेड़ों से जुड़ी कहानियां अक्सर सुनी जाती हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। एक रात गांव का ही एक आदमी, रमेश, उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। वह कुछ देर वहीं रुक गया, पता नहीं क्यों। और फिर जो हुआ वो वाकई भयानक था। आधी रात का समय था, ठीक 12 बजे। रमेश उस पीपल के पेड़ के नीचे जमीन पर कांप रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें वो इंसानियत नहीं थी जो रमेश में हुआ करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ही उसे नियंत्रित कर रहा हो। गांव में ऐसी घटनाएं अक्सर किसी अनहोनी का संकेत मानी जाती हैं। और जब बात हद से बढ़ गई तो गांव वालों ने तांत्रिक जी को बुलाया। तांत्रिक जी, जिनका नाम हमने गोपनीयता के चलते उजागर नहीं किया है, अपनी विद्या के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वो शांत थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी सतर्कता थी। तो तांत्रिक जी पहुंचे उस जगह पर। उन्होंने रमेश को देखा और तुरंत समझ गए कि मामला गंभीर है। यह कोई साधारण बीमारी या सदमा नहीं था। ये किसी ऊपरी शक्ति का प्रभाव था। उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने जमीन पर राख का एक घेरा बनाया, एक सुरक्षा कवच की तरह। और फिर अपनी गंभीर आवाज में उन्होंने उस अदृश्य शक्ति को ललकारा। उन्होंने कहा, जो भी है, सामने आ, अपना नाम बता। यह एक सीधा निमंत्रण था, एक चुनौती। और उनकी चुनौती का जवाब आया। रमेश की आवाज अचानक बदल गई। वो इतनी भारी और टूटी हुई थी जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। ये सुनकर ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है, आप जानते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो पल होता है जब आप समझते हैं कि आप किसी ऐसी चीज से बात कर रहे हैं जो इंसानी नहीं है। और उस आवाज ने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा, नाम जानना चाहता है? जब मैं इंसान थी, लोग मुझे राधा कहते थे। राधा? ये नाम सुनकर ही एक ठंडक सी दौड़ गई होगी वहां मौजूद लोगों में। ये कोई नई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक पुरानी पहचान थी जो उसी गांव से जुड़ी हुई थी। हवा भी अचानक ठंडी हो गई थी, ऐसा बताते हैं वहां मौजूद लोग। उस आत्मा ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं भी कभी इसी गांव में रहती थी, भरोसा किया और धोखा मिला। जिस आदमी से प्यार किया उसी ने मेरी जान ली और मुझे इसी पेड़ के नीचे दफना दिया। सोचिए, किसी को अपने ही प्यार के हाथों धोखा मिले और उसकी जान ले ली जाए, इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है। ये सिर्फ मौत नहीं थी, स्पीकर एक। यह एक भयानक विश्वासघात था। और वो भी उस जगह पर दफनाया जाना जहां उसकी आत्मा सालों से भटकती रही। इसीलिए उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। उसने आगे कहा, मेरी चीख किसी ने नहीं सुनी, मेरा गुस्सा, मेरी नफरत यहीं रह गई। सालों तक मैं इंतजार करती रही, जब तक ये आदमी यहां नहीं आया। यानी उसकी आत्मा उस पेड़ के साथ बंध चुकी थी, अपने बदले के इंतजार में। और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। रमेश का शरीर झटके से उठा, जैसे किसी कठपुतली को खींच लिया गया हो। तांत्रिक जी ने तुरंत भांप लिया कि आत्मा और भी ज्यादा हावी हो चुकी है। उन्होंने गर्जा, तूने इसे क्यों चुना? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। हर आत्मा हर किसी को नहीं चुनती, कुछ खास कारण होते हैं। और उस रमेश के शरीर में मौजूद आत्मा ने जो जवाब दिया वो और भी दिल दहलाने वाला था। रमेश मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। हाँ, वो मुस्कान राक्षसी थी। उस आत्मा ने कहा, क्योंकि इसकी आंखों में वही लालच था, वही झूठ, वही डर। मैंने इसके डर से रास्ता बनाया और इसके अंदर आ गई।
यानी रमेश की अपनी कमजोरियां ही उसके लिए काल बन गईं। यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी अपनी नकारात्मक भावनाएं ही ऐसी शक्तियों को आकर्षित करती हैं। और उसी पल चारों तरफ पीपल के पेड़ की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं, जैसे प्रकृति भी इस अदृश्य युद्ध की गवाह बन रही हो। यह माहौल को और भी डरावना बना देता है। तांत्रिक जी ने देर नहीं की। उन्होंने समझ लिया कि अब सीधे मुकाबले का वक्त है। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आवाज ऊंची, तेज और आदेश भरी। ये सिर्फ मंत्र नहीं थे, ये आत्मा को उसके बंधन से मुक्त करने के शब्द थे। उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि वहां मौजूद सभी लोग हिल गए। तांत्रिक जी ने कहा, तेरा बदला पूरा हुआ, अब जा। यह एक सीधा आदेश था, आत्मा को मुक्त होने का, अपने मार्ग पर जाने का। और इसका नतीजा क्या हुआ? रमेश के शरीर से एक चीख निकली, ऐसी चीख जैसे दो दुनियाएं टकरा गई हों। यह आत्मा के जाने की, उसके प्रतिरोध की, या शायद उसकी हार की चीख थी। साझा कीजिए वो दृश्य। कुछ पल बाद सन्नाटा, पूरा माहौल शांत हो गया। रमेश जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश मगर आजाद। पीपल का पेड़ भी शांत था, मानो सब कुछ सामान्य हो गया हो। पर क्या सचमुच सब सामान्य था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब तांत्रिक जी और बाकी लोग राहत की सांस ले रहे थे, तभी हवा में एक फुसफुसाहट तैर गई। मैं अभी खत्म नहीं हुई। ये फुसफुसाहट थी राधा की, उस आत्मा की। और यह फुसफुसाहट इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी और भयानक बना देती है। क्या इसका मतलब था कि आत्मा पूरी तरह से नहीं गई? क्या वह सिर्फ कुछ समय के लिए शांत हुई थी, या वह फिर लौटेगी? यही सवाल उस गांव में आज भी गूंजते हैं। तांत्रिक जी ने अपना काम किया था, लेकिन कुछ आत्माएं इतनी प्रबल होती हैं कि वे आसानी से हार नहीं मानती। उनका बदला इतना गहरा होता है कि उन्हें कोई घेरा, कोई मंत्र रोक नहीं पाता। मुझे लगता है कि यह फुसफुसाहट इस बात का संकेत है कि प्रतिशोध की आग इतनी आसानी से नहीं बुझती। राधा ने धोखा खाया था, उसकी जान ली गई थी। रमेश सिर्फ एक माध्यम था, उसका असली बदला तो शायद अभी बाकी था। या शायद वो उस व्यक्ति का इंतजार कर रही थी जिसने उसे धोखा दिया था। तो स्पीकर 2, स्पीकर 3, आप क्या सोचते हैं? क्या तांत्रिक जी ने उसे पूरी तरह से भगा दिया था, या राधा की आत्मा कहीं आसपास ही मंडरा रही थी इंतजार में? और क्या रमेश उस घटना के बाद कभी पूरी तरह से सामान्य हो पाया होगा? मेरे हिसाब से ऐसी घटनाओं में पूरी तरह से सामान्य होना मुश्किल होता है। रमेश के शरीर ने एक भयानक अनुभव सहा था। हो सकता है वह आजाद हो गया हो, लेकिन उस अनुभव का मानसिक प्रभाव तो हमेशा रहेगा। और जहां तक आत्मा की बात है, मैं अभी खत्म नहीं हुई। यह लाइन ही बता देती है कि कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। ये उस आत्मा की दृढ़ता को दर्शाता है। स्पीकर 2, सोचिए, इतनी सदियों तक एक पेड़ के नीचे दफन रहना और फिर भी अपने प्रतिशोध को न छोड़ना। ये हमें आत्माओं के संकल्प के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वे हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं। बिल्कुल, और यह भी कि कैसे मनुष्य की अपनी कमजोरियां, लालच, झूठ, डर ऐसी नकारात्मक शक्तियों के लिए प्रवेश द्वार बन जाती हैं। रमेश की आंखों में वही लालच था जो शायद राधा के हथियारे में था, और यही उसके लिए अभिशाप बन गया। यह एक बड़ा सबक है। स्पीकर 1, कि हमें अपने अंदर की नकारात्मकता को पहचानना और उससे निपटना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी बाहर की बुरी शक्तियां हमारे अंदर की बुराइयों को ही अपना हथियार बनाती हैं। और इस तांत्रिक की भूमिका भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिर्फ एक आत्मा को नहीं भगाया, बल्कि एक इंसान को आजाद कराया। उनकी साधना और धैर्य सराहनीय है। पर मैं अभी खत्म नहीं हुई, यह लाइन मुझे आज भी परेशान करती है। मुझे भी। स्पीकर 3, ये हमें याद दिलाता है कि कुछ कहानियों का अंत कभी नहीं होता। वे बस एक नए अध्याय की शुरुआत होती हैं, और शायद राधा की कहानी भी अभी खत्म नहीं हुई है। कौन जाने वह कब और कहां फिर से अपना बदला लेने वापस आ जाए। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास की ऊर्जाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जो चीजें हमें दिखती नहीं, वे सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। तो अगली बार जब आप किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरें, तो एक बार रुककर सोचिएगा। क्या पता कोई आत्मा सदियों से वहीं आपका इंतजार कर रही हो, और क्या पता वह भी अपनी कोई अधूरी कहानी सुनाना चाहती हो। बिल्कुल सही कहा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अनदेखी कहानियां में ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अंधेरे से थोड़ा दूर रहिएगा। नमस्कार।